देखो, तो आज शुरू करने वाले हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ऑब्वियसली इसको हम एक बेसिक फंडामेंटल चैप्टर बोल सकते हैं कि अगर ये सीख लोगे तो जितने भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक टूल्स होते हैं, कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आयनोशन एंथैल्पी क्या होता है, रेडियस कैसे कंपेयर करते हैं, आयनिक रेडियस कैसे कंपेयर करते हैं, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फिनोमेना का आंसर ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी दे देगा। इसमें सीखना क्या क्या है, इस पूरे चैप्टर को बेसिकली हम दो सेगमेंट में डिवाइड करके रखते हैं। पहला सेगमेंट होगा इसके जेनेसिस के ऊपर, हिस्ट्री कैसे डेवलप किया गया, और दूसरा होगा इसके पीरियोडिक ट्रेंड्स के ऊपर। पीरियोडिक ट्रेंड से मेरा मतलब है कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जैसे एटॉमिक रेडियस है, आयनिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, मेटालिक रेडियस, मेटालिक कैरेक्टर, ये सब चीजें अलोंग द पीरियड या अलोंग द ग्रुप जब हम पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं तो कैसे चेंज होता है, कैसे वेरी होता है, ये सीखना है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले फर्स्ट सेगमेंट का, व्हाट इज द जेनेसिस ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जेनेसिस का मतलब होता है हिस्ट्री। तो इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट देखने को नहीं मिलता है, इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स आपको बस याद रखने हैं। इसमें कुछ कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कुछ में सिर्फ डेफिनेशन के बेस पे अपने को रखना है। जैसे सबसे पहले जो शुरुआत हुआ वो हुआ डोबेराइनर ट्रायड से। डोबेराइनर ट्रायड से ये तकरीबन 1829 के करीब की बात है। इन्होंने थ्री एलिमेंट्स का सेट बनाया और उनको अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, और ये पाया कि जो थ्री एलिमेंट का सेट है जिसको उन्होंने ट्रायड नाम दिया था, उसमें जो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास है वो जो बाकी के बचे हुए दो एलिमेंट के एटॉमिक मास के अप्रोक्सीमेटली एवरेज के इक्वल है। मतलब जैसे इन्होंने एग्जांपल लिया, सपोज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 7 या 9? 7। पोटेशियम कितना होता है, 39। तो अगर तुम इसका एवरेज लोगे तो 7 + 39/2 कितना आएगा, 23। और ये किसका एटॉमिक मास होता है, सोडियम का। तो इन्होंने थ्री एलिमेंट्स को वहां पे क्या बोल सकते हो, अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास में, और इन एलिमेंट को क्या नाम दिया गया, ट्राइड्स नाम दिया गया। और ये पाया गया कि जो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास है वो जो ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास के एवरेज के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। यही नहीं, प्रॉपर्टी भी समवेयर उनके बीच में ही लाई कर रहा था, जो मिडिल एलिमेंट की प्रॉपर्टीज है। लेकिन ये उतना ज्यादा बोल सकते हो अच्छा नहीं था। क्यों? क्योंकि ट्रायड्स का जो सेट था बहुत लिमिटेड थे। जो ट्रायड्स का सेट था वो क्या था, बहुत लिमिटेड थे। तो ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर पाया। इसके बाद जो सेकंड आए उनका नाम था AEB चैंकॉर्टिस। ये तकरीबन 1862 की बात है। यहां पे हम पॉइंट टू पॉइंट जाने की कोशिश करेंगे कि कब कब पीरियोडिक टेबल के डेवलपमेंट में किसने किसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो सबसे पहले आया डोबेराइनर ट्रायड। उसका ये लिमिटेशन आ गया कि बहुत कम सेट अवेलेबल थे। इसी को थोड़ा बहुत मॉडिफाई इन्होंने किया AEB चैंकॉर्टिस ने। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एलिमेंट्स को लिया और उन एलिमेंट्स का सिलेंड्रिकल टेबल बनाया। कैसा टेबल बनाया, सिलेंड्रिकल टेबल। तो यहाँ पे जो एक ऑब्जेक्टिव, एक जो मेन पॉइंट AEB चैंकॉर्टिस के पीरियोडिक टेबल में है वो है कि इन्होंने सिलेंड्रिकल टेबल का फॉर्मेशन किया ऑफ द एलिमेंट्स, और वहां पे प्रॉपर्टीज को एनालाइज किया। लेकिन ये भी कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं ले पाया क्योंकि इनका भी जो सेट था वो बहुत लिमिटेड था। फिर इसके बाद आए न्यूलैंड, और न्यूलैंड ने एक रूल दिया जिसका नाम रखा गया न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। ये तकरीबन 1865 की बात है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1865 में 56 एलिमेंट्स को अरेंज किया। कितने एलिमेंट्स को, 56 एलिमेंट्स को अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास ऑन द बेसिस ऑफ 8 म्यूजिकल ऑक्टेव्स। म्यूजिकल ऑक्टेव्स जानते हो ना, सारे गामा पादा नीसा। इस पे इन्होंने 56 एलिमेंट्स को अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। जैसे देखो ध्यान से, सारे गामा पादा नीसा, ऐसा कुछ म्यूजिकल ऑक्टेव्स हम समझ सकते हैं। और यहां पे इन्होंने 56 एलिमेंट्स को अरेंज किया। कैसे? तो लिथियम, बेरिलियम,
बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, अगेन यहाँ से सोडियम से शुरू किया, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और यहाँ पे आया पोटेशियम, देन पोटेशियम, कैल्शियम एंड सो ऑन। ऐसे 56 एलिमेंट को अरेंज किया और ये पाया कि जो एवरी 8th एलिमेंट है वो एग्जैक्टली फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। एवरी 8th एलिमेंट हैड सिमिलर प्रॉपर्टी टू दैट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ऐसा इन्होंने ऑब्जर्व किया। लेकिन ये भी फेल हो गए, लिमिटेशन आ गया। क्यों आ गया लिमिटेशन? ये पूरा का पूरा ट्रेंड सिर्फ किसके लिए तक एप्लीकेबल था? कैल्शियम तक। और समस्या ये था कि अभी तक इनर्ट गैसेस डिस्कवर नहीं हुए थे। जैसे ही इनर्ट गैस डिस्कवर हुआ तो यहां पे जो आप देख रहे हो इसका स्थान नियॉन ने ले लिया। और हम सबको पता है कि नियॉन की प्रॉपर्टी कहीं से भी लिथियम से रिजेंबल नहीं होता है, तो ये थियोरी भी क्या हो गया? फेल हो गया। तो न्यूलैंड ऑक्टेव को फेल होने का 2 रीजन। पहला रीजन, इसका जो ट्रेंड था सिर्फ कहां तक एप्लीकेबल था? कैल्शियम तक, और यहां तक अभी भी इनर्ट गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, और जब उसकी डिस्कवरी हुई तो ये थियोरी क्या हो गया? फेल हो गया। क्लियर? अब इसके बाद जो नेक्स्ट ब्रेक थ्रू दिया वो दिया किसने? लोदरमेयर ने। तो लोदरमेयर ने एक एटॉमिक वॉल्यूम का कर्व ड्रॉ किया जिसको हम लोदरमेयर एटॉमिक वॉल्यूम कर्व के नाम से जानते हैं। ये तकरीबन बात है 1868 के करीब का। मैं इसलिए आपके सामने ये जो डेट लिख रहा हूं उसका कोई ऐसा एज सच यूज नहीं है, सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूं कि डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है और कहां कहां तक अपने को आके ब्रेक थ्रू मिला है, या किस तरीके से डेवलपमेंट ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है एलिमेंट्स को समझने का। तो 1868 में लोदरमेयर ने एक एटॉमिक वॉल्यूम कर्व ड्रॉ किया जिसमें उन्होंने एलिमेंट्स का मास लिया था और एलिमेंट्स के डेंसिटी को स्टडी किया था सॉलिड फेज में। ये भी ध्यान देने वाली बात है। लोदरमेयर ने सॉलिड फेज में जितने भी एलिमेंट्स थे उसका 2 प्रॉपर्टी स्टडी किया था। क्या क्या? डेंसिटी और मास। और उस बेसिस पे उन्होंने एक कर्व ड्रॉ किया जो किसका कर्व था? एटॉमिक वॉल्यूम का वर्सेस एटॉमिक मास का। और यहां पे कुछ पैटर्न देखने को मिला था, कुछ ऐसा आपको मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज नॉट एग्जैक्टली लोकस। ये कुछ इस तरीके से पैटर्न देखने को मिला था। इस पैटर्न के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने से पूछे जा सकते हैं कि लोदरमेयर ने कौन सा कर्व दिया था, तो क्या बोलोगे बेटा? एटॉमिक वॉल्यूम कर्व। किसके किसके बीच में था? एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास। और इसके 2-3 पॉइंट जो मैं समझा देता हूं आपको, जो ऐसा याद रख लेना है। तो तुम देखो जेनेसिस में अभी तक बहुत कुछ सीखने को नहीं मिला है, सिर्फ कुछ कुछ पॉइंट्स हैं। ये था इस वजह से फेल हुआ, ये था इस वजह से फेल हुआ। तो यहां पे देखा गया कि जो टॉप ऑफ द कर्व है, मैक्सिमा ऑफ द कर्व है, इस मैक्सिमा को अल्कली मेटल्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं। कौन से मेटल्स? अल्कली मेटल्स, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये ऑक्यूपाई कर रहे थे। जो डिसेंडिंग पार्ट है, डिसेंडिंग पार्ट, इस डिसेंडिंग पार्ट पे कौन ऑक्यूपाई कर रहा था? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। कौन? अल्कलाइन, जैसे कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, है ना, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम एंड सो ऑन। जो असेंडिंग पार्ट है, जो इंक्रीजिंग पोर्शन है, उस पे हैलोजेंस ऑक्यूपाई कर रहे थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड सो ऑन। और जो बॉटम मिनिमा है, बॉटम मिनिमा पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑक्यूपाई कर रहे थे, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये ऑक्यूपाई कर रहे थे। ये 3 पॉइंट हैं जो अपने को ध्यान देना है। मैक्सिमा कौन ऑक्यूपाई करता था? अल्कली मेटल्स। बॉटम मिनिमा कौन ऑक्यूपाई करता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट, जिसको आप मॉडर्न फेज में जानते हो। जो असेंडिंग पार्ट है, इंक्रीजिंग पार्ट है, उस पे कौन है? हैलोजन। और जो डिसेंडिंग पार्ट है उस पे कौन है? अल्कलाइन अर्थ मेटल। और इस थियोरी को उन्होंने कैसे कंक्लूड किया? यहां पे लोदरमेयर ने कंक्लूजन दिया। उसी कंक्लूजन को जो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे, रशियन केमिस्ट थे, दमित्री मेंडलीव, उन्होंने यूज किया था। इन्होंने क्या कंक्लूड किया वो मैं बोलने जा रहा हूं, ध्यान सुनना। अकॉर्डिंग टू लोदरमेयर कंक्लूजन, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, व्हाट? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट will be the periodic function of their atomic mass। मतलब जो एलिमेंट्स का फिजिकल प्रॉपर्टी है, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, वॉल्यूम, वो किस से वेरी करता है? एटॉमिक मास के ऊपर वेरी करता है। और इसी चीज को किसने यूज किया?
मेंडलीव ने, और सबसे पहले मेंडलीव साहब ने इस वर्क को पब्लिश कराया। तो देखा जाए तो दो लोगों का वर्क है, लेकिन मेन रोल किसको मिलता है? मेंडलीव को। क्योंकि उन्होंने ऑब्वियसली एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में इस पूरे पीरियोडिक टेबल को पब्लिश किया था। तो जो अभी अपना नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल, उसका नाम क्या है? मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। उसके बाद लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया। तो खैर, हम उसको अभी मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नाम से नहीं बोलूंगा, अभी मैं उसको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल नाम से बोलूंगा। तो चलो नेक्स्ट बात करते हैं, देखते हैं उसको। ये सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना है, इसमें जो आपको नहीं आता होगा वो ऐड करते जाइएगा। देखो, तो अभी जो अपना नेक्स्ट जेनेसिस है वो है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, और ये भी तकरीबन 1868 की ही बात है। हालांकि कई बार मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई भी किया गया है। 1908 तक वो सारी चीजें, उनका स्टडी चलता रहा है। तो अभी हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में जानते हैं, और ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमारे काम आ सकता है, हमसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे वो समझना है। तो सबसे पहला पॉइंट, मेंडलीव साहब ने 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया था। कितने एलिमेंट्स को? इनिशियली 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया था in increasing order of their atomic mass, in increasing order of their atomic mass in tabular form। सबसे पहले इन्होंने टेबुलर फॉर्म में 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया था। उस टेबुलर फॉर्म में 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे और 8 वर्टिकल कॉलम्स थे। क्या थे बेटा? 7 हॉरिजॉन्टल रोज और 8 वर्टिकल कॉलम। इन 7 हॉरिजॉन्टल रोज को क्या नाम दिया गया था? पीरियड्स या सीरीज। और जो 8 वर्टिकल कॉलम्स को क्या नाम दिया गया था? ग्रुप्स। ध्यान देना, क्योंकि हमें लगता है कि आता है, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स हमसे हमेशा ही मिस हो जाता है। तो ये हो गया इनका क्लासिफिकेशन। कितने एलिमेंट्स? 63 इनिशियली। कितने हॉरिजॉन्टल रोज? 7। क्या बोलते हैं उनको? पीरियड्स। और कितने वर्टिकल कॉलम्स? 8। क्या बोलते हैं उनको? ग्रुप्स। तो यहां पे जब इन्होंने कुछ इस तरीके से पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था, वर्टिकल कॉलम्स में एंड ग्रुप्स में, वर्टिकल कॉलम्स को ही ग्रुप्स बोलते हैं, और ऐसे 7 हॉरिजॉन्टल रोज इसको पीरियड्स बोलते हैं। हर एक कॉलम में आप देखो, यहां फर्स्ट है ना, तो यहां फर्दर सब कॉलम थे, फर्स्ट ए फर्स्ट बी। सेकंड कॉलम में फर्दर सब डिवीजन था, सेकंड ए सेकंड बी। इस तरीके से फर्दर ये जो कॉलम्स हैं, जो ग्रुप्स आप देख रहे हो, वो सब ग्रुप्स में डिवाइडेड थे। इनफैक्ट जिनको जो इनका 8 ग्रुप नंबर था, उस 8 ग्रुप नंबर में 3 एलिमेंट्स एक साथ अरेंज किए गए थे विदाउट एनी सब ग्रुप डिवीजन। मतलब 8A 8B 8C ऐसा कुछ नहीं था। यही चल के आगे इनका लिमिटेशन भी बन गया। अभी फिलहाल के लिए हम इनके क्लासिफिकेशन पर रहते हैं। तो 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे जिनको पीरियड्स बोलते हैं, 8 वर्टिकल कॉलम्स इसको क्या बोलते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं। अगर मैं सबसे पहले इनके सीरीज को एनालाइज करूं, इनके पीरियड को एनालाइज करूं, तो आपको समझना यह है कि जो पीरियड नंबर 1 था उसमें 2 एलिमेंट्स थे। कितने एलिमेंट्स थे? 2 एलिमेंट्स। जो पीरियड नंबर 2 था उसमें 8 एलिमेंट्स थे। पीरियड नंबर 3 में इन्होंने 8 एलिमेंट्स रखे थे। पीरियड नंबर 4 में 18 एलिमेंट्स थे। पीरियड नंबर 5 में भी 18 एलिमेंट्स थे। पीरियड नंबर 6 में 32 एलिमेंट्स थे, और पीरियड नंबर 7 में सिर्फ 16 एलिमेंट्स थे। उसके बाद वो एलिमेंट्स, पूरा का पूरा जो सीरीज है या पूरा पूरा जो बोल सकते हो पीरियड था, वो वेकेंट था। इनिशियली सिर्फ 16 को रखा गया था, बाद में वेकेंट छोड़ दिया गया था। तुमसे इसका नाम पूछा जाएगा कि फर्स्ट पीरियड को, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट पीरियड को क्या बोलते हैं? तो सिर्फ कितने एलिमेंट्स हैं? 2। तो इसका नाम रखा गया वेरी शॉर्ट पीरियड। क्या नाम रखा गया? बोलो, वेरी शॉर्ट पीरियड। इसका नाम रखा गया फर्स्ट लॉन्ग पीरियड। क्या रखा गया? फर्स्ट लॉन्ग पीरियड। इसका नाम रखा गया सेकेंड लॉन्ग पीरियड। सॉरी, इसको बोला गया फर्स्ट शॉर्ट पीरियड। ये वेरी शॉर्ट है, इसके बाद से क्या था बेटा? फर्स्ट शॉर्ट पीरियड। इसके बाद से क्या था? सेकेंड शॉर्ट पीरियड। सेकेंड शॉर्ट पीरियड। यहां पे 18 में बोला गया
फर्स्ट लॉन्ग पीरियड, इसको बोला गया सेकेंड लॉन्ग पीरियड, और इसको बोला गया वेरी लॉन्ग पीरियड। क्या बोला गया? वेरी लॉन्ग पीरियड। पीरियोडिक प्रॉपर्टी चैप्टर इज नॉट ऑल अबाउट कि जो आप एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, ब्लॉक है, उसको रट लेते हो। यहां कोई गाना वाना नहीं चल रहा है कि इसको रट लिया, इसको रट लिया तो पूरा आ गया। आपको जेनेसिस के साथ साथ सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के ट्रेंड के ऊपर ध्यान देना है। वो हम 9th-10th में नहीं पढ़ रहे कि 1 से लेके 30 तक याद हो गया तो हमें लग रहा है कि पूरा पीरियोडिक टेबल आता है। समझ रहे हो? तो हमारा काम है इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद हम इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म तक कैसे याद रहेगा। जेनेसिस को हमें 1-2 बार रिवाइज करना पड़ता है, और जैसे तुम प्रॉपर्टीज में जाओगे तो तुम्हें रिवाइज करने के साथ साथ तुम्हें समझना भी पड़ता है कि कैसे ट्रेंड को एनालाइज किया जा रहा है, एंड साथ के साथ एक्सेप्शंस को याद करने पड़ते हैं कि कौन कौन सा एक्सेप्शन है जो हमें फंसाएगा नहीं। ये इंपॉर्टेंट है 11th-12th लेवल पे जब हम पढ़ते हैं। तो ये हो गया इनका कैसे डिवीजन किया गया था। तो ये हो गई किसकी बात? पीरियड्स की। अगर मैं बात करूं ग्रुप्स की बात, तो ग्रुप्स में जो फर्स्ट ए ग्रुप था उसका नाम क्या रखा गया? अल्कली मेटल्स। उसमें अल्कली मेटल्स कैटेगराइज थे। अल्कली मेटल का मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये थे। सेकेंड ए जो ग्रुप था उसको बोला गया अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या बोला गया? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये सब थे। बेरिलियम से लेके बेरियम तक था। जो फिफ्थ ए ग्रुप था, फिफ्थ ए, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ ये लोग कैटेगराइज थे। इनको क्या नाम रखा गया? निकोजेंस। क्या नाम रखा गया? निकोजेंस। देखना है शॉर्ट फॉर्म पूछा जाता है, एनसीईआरटी में गिवन है तो पूछा जाता है। जो सिक्स्थ ए ग्रुप है, जो अभी मॉडर्न वे में आपको 16 देखने को मिलता है, जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, इनको क्या नाम दिया गया? चाकोजेंस। और सेवेंथ को आप जानते ही हो, क्या बोलते हैं बेटा? हेलोजेंस, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब आते हैं। बाद में इनर्ट गैसेस को भी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था जब वो डिस्कवर हो गए थे। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि इनर्ट गैसेस को पहली बार स्थान, प्लेसेस कहां पे क्लासिफाई किया गया, तो आपको मेंडली पीरियोडिक टेबल नहीं बोलना है। क्या बोलना है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो हेनरी मोजले ने दिया था। इसका जो नेक्स्ट है, इसको कई बार मॉडिफाई किया जाता रहा है, लेकिन अभी जो मेन अपना पीरियोडिक टेबल है वो कौन सा है? लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये हो गया। इन्होंने कितने एलिमेंट्स क्लासिफाई किए? फटाक से बोल दो। 63। कितने पीरियड्स में? 7। कितने कॉलम्स में? 8। और ये जितने भी पीरियड्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका नंबर है और उनका नाम है। अब इसके बाद आते हैं कि इस पूरे पीरियोडिक टेबल से, मेंडली पीरियोडिक टेबल से हमें क्या सीखने को मिला, क्या क्या इनके मेरिट्स थे और ये क्यों डिस्कार्ड कर दिया गया ताकि उसके बाद नया पीरियोडिक टेबल बनाया गया। तो मेरिट के साथ साथ हमें क्या समझना है? डीमेरिट समझना है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट मेरिट्स ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल। अगर मैं बात करूं कि मेरिट क्या क्या था, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, मेंडली पीरियोडिक टेबल, तो सबसे पहला मेरिट तो क्या हो गया कि सबसे पहले किसी ने टेबुलर फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज किया था। फर्स्ट टाइम ही रिप्रेजेंटेड द पीरियोडिक टेबल इन टेबुलर फॉर्म। सेकेंड, जितने भी एलिमेंट्स थे सेम ग्रुप के, एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप, एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप्स एग्जिबिटेड सेम प्रॉपर्टीज, सेम प्रॉपर्टीज। मान लो फर्स्ट ए ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, उनकी सबकी प्रॉपर्टी क्या थी? सेम थी। थर्ड, इन्होंने कुछ कुछ एटॉमिक मास का करेक्शन भी किया था, करेक्शन ऑफ सम एटॉमिक मासेस। जैसे इन्होंने फॉर एग्जांपल बेरिलियम का एटॉमिक मास करेक्ट किया था, जो पहले 13.5 ले आता था, बाद में कितना ले आने लगा? 9। इसके अलावा बेटा इन्होंने कुछ कुछ वेकेंट स्पेस रखे थे, कुछ कुछ इन्होंने वेकेंट स्पेस छोड़ रखा था, जो सबसे बड़ा मेरिट साबित हुआ। इन्होंने बोला कि अभी फ्यूचर में और भी एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे जिनका एटॉमिक मास इतना होगा, डेंसिटी इतना होगा, मेल्टिंग पॉइंट इतना होगा, बॉइलिंग पॉइंट इतना होगा। उन्होंने सिर्फ स्पेस नहीं छोड़ रखा था, उन्होंने प्रेडिक्शंस भी कर रखे थे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज इस वे में आएगा अगर ये एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो। जैसे एल्यूमिनियम के नीचे एक जगह छोड़ रखा था, स्पेस अंडर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के नीचे एक जगह छोड़ रखा था, उसका नाम क्या रखा गया?
एका एल्यूमिनियम, क्या रखा गया, एका एल्यूमिनियम, इन्होंने रखा। एका एक संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब पहले होता है, प्रीवियस होता है। सिलिकॉन कितनी जगह छोड़ रखा था, स्पेस अंडर सिलिकॉन, जिसको क्या नाम रखा गया था उस समय, एका सिलिकॉन। सिमिलरली बोरॉन के नीचे जगह छोड़ रखा था, स्पेस अंडर बोरॉन, जिसको क्या बोला गया, एका बोरॉन। इस तरीके से 2-3 जगह छोड़ रखे थे। बाद में यही जो एका एल्यूमिनियम है वो किस नाम से डिस्कवर हुआ, गैलियम। एका सिलिकॉन किसको बोलते हैं, जर्मीनियम। एका बोरॉन किसको बोलते हैं, स्कैंडियम, किसको बोलते हैं, स्कैंडियम। तो ये कुछ जगह छोड़ रखे थे फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स with their predicted atomic masses, density, melting point, boiling point। और इस ट्रिमेंडस वर्क के लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। लेकिन इतना सब करने के बाद भी इसमें कुछ डीमेरिट्स आ गए। क्या आ गए, डीमेरिट्स। कैसे, ध्यान सुना, मैं बोलने क्या जा रहा हूं। हाइड्रोजन का कोई स्पेसिफिक पोजीशन ही नहीं था। कभी वो हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में रख रहे थे, कभी हैलोजन्स के साथ रख रहे थे, कोई स्पेसिफिक पोजीशन उन्होंने मार्क नहीं करा। किसका, हाइड्रोजन का। देयर वाज नो स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा, उनसे पूछा गया अगर आपका पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के बेसिस पे बना है तो आइसोटोप्स का जगह क्यों नहीं है, क्योंकि आइसोटोप्स का भी एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो उन्होंने बोला बात तो सही है, अगर हम एटॉमिक मास को डिफरेंट मानते हुए सब पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो आइसोटोप्स भी होना चाहिए। तो आइसोटोप्स का कोई भी वहां पे क्लासिफिकेशन नहीं था, आइसोटोप्स का कोई क्लासिफिकेशन नहीं था। थर्ड, अगर हर जगह एटॉमिक मास चल रहा है तो एटॉमिक मास के ट्रेंड को ही रखिए। उन्होंने कहीं कहीं एटॉमिक मास को छोड़ के केमिकल प्रॉपर्टी का ट्रेंड ले लिया था। उन्होंने देखा था एक्चुअली कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बना रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्राइड बना रहे हैं, और जो ऑक्साइड और हाइड्राइड बन रहे थे उसी इंपेरिकल फॉर्मूले को उन्होंने एनालाइज किया। क्या बोल रहा हूं मैं टर्म, ही एनालाइज द इंपेरिकल फॉर्मूला of the elements of the oxide formed by the elements, and at some places he took the consideration of empirical formula of oxide instead of atomic mass। एटॉमिक मास को छोड़ के उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टी को ले लिया। कहां कहां लिया था ऐसा, टेल्यूरियम और आयोडीन के पास। टेल्यूरियम का एटॉमिक मास होता है 127.6, आयोडीन का होता है 127। तो अगर अरेंज किया जाए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में तो कौन नीचे होना चाहिए, टेल्यूरियम, और कौन नीचे था, आयोडीन। ऐसे ही निकल कोबाल्ट, निकल और कोबाल्ट, ऐसे ही पोटेशियम और आर्गन। तो ये 3 ऐसे एनोमॉलस पेयर हैं जो पूरे के पूरे एटॉमिक मास के ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे थे। फोर्थ, जो मैंने बताया, इन ग्रुप 8 3 elements were grouped together, 3 elements were grouped together। वहां पे कोई सब डिवीजन ही नहीं था, 3 एलिमेंट को एक साथ रख दिया था। उनसे पूछा गया ये क्या है, ये बताओ। इतना ही नहीं, जो फर्स्ट ए मैंने ग्रुप में बताया ना, फर्स्ट में फर्स्ट ए और फर्स्ट बी है कि नहीं, इनके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम थी, इनके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम थी, लेकिन इनके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम नहीं थी। जो सब ग्रुप्स हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं थी। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करूं, फर्स्ट ए में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम था, इधर सिल्वर, गोल्ड था। तो उनसे बोला गया ये इसके साथ रिजेंबल ही नहीं कर रहे हैं, ये हाईली रिएक्टिव हैं और ये सबसे लेस रिएक्टिव हैं, तो ये कैसे काम चलेगा। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा उनका क्या आ गया, डिमेरिट। तो चलो फटाफट से बता दो ऑब्जेक्टिव। कितने एलिमेंट्स क्लासिफाई किए, 63। कितने हॉरिजॉन्टल रोज में, 7। कितने वर्टिकल कॉलम्स में, 8। क्या क्या मेरिट है, मेरिट मैंने क्या बताया, टेबुलर फॉर्म में दिया। सेम ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या थी, सेम थी। इसके अलावा एटॉमिक मास से क्या किया, करेक्शन किया, कुछ स्पेस छोड़ रखा था। जैसे एल्यूमिनियम के नीचे वाले क्या बोला गया नाम, उस पे एका एल्यूमिनियम, सिलिकॉन के नीचे एका सिलिकॉन, बोरॉन के नीचे एका बोरॉन। डीमेरिट के नाम पे बात करूं, हाइड्रोजन कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं था, आइसोटोप्स कभी कैटेगराइज नहीं किए गए। इसके अलावा मैंने क्या बोला, एट सम प्लेसेस केमिकल प्रॉपर्टी को प्रायोरिटी दिया गया इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास। उसके अलावा क्या बोला मैंने, इन ग्रुप 8 देयर आर 3 एलिमेंट्स,
इंस्टेड ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, वन एलिमेंट, टू एलिमेंट। तो ये इसका कोई रीजन उन्होंने दिया नहीं। इसके अलावा इतना सब करने के बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी निकल के आया जो आपको जानना चाहिए। पूरे मेंडली पीरियोडिक टेबल से कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन निकल के भी आया जो हमसे बार बार पूछा जाता है। 11th 12th दोनों में ही ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में सबसे पहला अगर बात करूं तो क्या नाम देते हैं? लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स क्या होते हैं? या इन्हीं को नाम दिया जाता है रेयर अर्थ मेटल्स। क्या नाम दिया जाता है? रेयर अर्थ मेटल्स। इसका मतलब ये नहीं कि ये रेयरली फाउंड होते हैं। रेयर अर्थ मेटल का मतलब वो अपने ऑक्साइड के फॉर्म में फर्स्ट टाइम अपीयर हुए थे। किस फॉर्म में? ऑक्साइड के फॉर्म में सबसे पहले एक्सप्लोर किया गया था। तो लेंथेनाइड्स तुमसे कोई पूछे कि लेंथेनाइड्स कहां से कहां तक को आप लेंथेनाइड्स बोलते हैं। अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात भी बताने समझाने यहां पे जा रहा हूं। लेंथेनाइड्स एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 58 है से लेकर के एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 71 है, यहां तक के रेंज को हम क्या नाम देते हैं? लेंथेनाइड्स। 58 किसका है? सेरियम। और 78 किसका है? लुटेटियम। तो सेरियम से लेकर के लुटेटियम तक जो भी एलिमेंट्स आएंगे क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन मिलेंगे। Which of the following is not an example of lanthanide? देख लो, जो 58 से 71 के बीच में नहीं है वो लेंथेनाइड नहीं है। तो लेंथेनाइड कहां से कहां तक बोलोगे? बोलो 58 से 71। सेकेंड नाम, सेकेंड डेफिनेशन, एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड्स क्या होते हैं? तो एटॉमिक नंबर 90 से लेकर के एटॉमिक नंबर 103 तक के एलिमेंट्स को हम क्या नाम देते हैं? एक्टिनाइड्स। इसको क्या बोलते हैं? थोरियम। इसको क्या बोलते हैं? लॉरेंसियम। इसके अलावा ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। व्हाट इज ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स? जिसका एटॉमिक नंबर 92 के बाद है। 92 एटॉमिक नंबर किसका होता है? यूरेनियम का। तो 92 के बाद जो आ रहे हैं 93, 94, 102 और जो भी जहां तक भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वहां तक को हम क्या नाम देते हैं? ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। एलिमेंट्स बियॉन्ड यूरेनियम इज कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज नोबल मेटल्स, नॉट नोबल गैसेस। क्या नाम दिया मैंने? नोबल मेटल्स। नोबल मेटल किसको बोलते हैं? लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को बोलते हैं। किसको? लेस रिएक्टिव। जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, इनको नोबल मेटल्स बोला जाता है। नोबल का शब्द का मतलब है ये यूजुअली नोबल स्टेट में रहते हैं, नेटिव स्टेट में रहते हैं। ये ऑक्साइड, हाइड्राइड, बाकी किसी फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे तुम आयरन देखो, आयरन कभी भी आपको Fe के फॉर्म में नहीं मिलेगा, या तो हेमेटाइट या मैग्नेटाइट के फॉर्म, मतलब ओर्स के फॉर्म में मिलता है। Fe2O3, Fe3O4 इस फॉर्म में मिलेगा। लेकिन ये लोग कभी भी अपने ऑक्साइड या कार्बोनेट या इनके फॉर्म में नहीं मिलते हैं। इसके अलावा ब्रिज एलिमेंट, ब्रिज एलिमेंट्स, जितने भी पीरियड 2 के एलिमेंट्स हैं, पीरियड 2 के एलिमेंट्स, इनको ब्रिज एलिमेंट्स बोला जाता है। अपडेट करके रखिएगा अगर कुछ और लिखा है तो। टिपिकल एलिमेंट्स, टिपिकल एलिमेंट्स, जितने भी पीरियड 3 के एलिमेंट्स हैं, पीरियड 3 के एलिमेंट जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड 3 के एलिमेंट्स हैं, उनको नाम दिया जाता है टिपिकल एलिमेंट्स। क्या नाम दिया जाता है? टिपिकल एलिमेंट्स। तो ये है जो अपने को कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखने को मिलेगा, जहां पे ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में से एक आता है और ये अपने को पता होना ही चाहिए। तो हमने जेनेसिस में क्या क्या सीख लिया? डोबेराइनोट्राइड, AB चैंकोर्टे सिलेंड्रिकल पीरियोडिक टेबल, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, लुदरमेयर एटॉमिक वॉल्यूम कर्व और मेंडलेस पीरियोडिक टेबल। और अपने पूरे पीरियोडिक टेबल को बनाने के बाद मेंडलीव साहब ने एक लॉ दिया जिसको मेंडलीव पीरियोडिक लॉ बोलते हैं। और वो वही लॉ था जो किसने दिया था? लुदरमेयर ने। खाली फिजिकल प्रॉपर्टी की जगह पे क्या कर दिया? फिजिकल एंड केमिकल। तो तुमसे कोई पूछे मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या है तो क्या बोलोगे? फटाफट बताओ। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स विल बी द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। लेकिन जैसे उन्होंने बोला उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठ गए कि अगर आपने बोला है कि एटॉमिक मास है तो फिर कहीं कहीं आपने एटॉमिक मास के ट्रेंड को कैसे छोड़ दिया? आपने केमिकल प्रॉपर्टी के ट्रेंड को क्यों वहां पे फॉलो किया है? तो कहीं ना कहीं एटॉमिक मास पे रिलायबिलिटी शो करना उतना अच्छा नहीं है।
ये मेंडली पीरियोडिक टेबल से प्रूव हो गया। तो फिर नेक्स्ट जो वर्क किया वो किसने वर्क किया? हेनरी मोजले ने। किसने? हेनरी मोजले ने। और अच्छी बात क्या थी, हेनरी मोजले का वर्क आते आते 1908 हो चुका था। अब सोचो 1800 से शुरू हुआ है और 100 साल बीत चुके हैं। तो हेनरी मोजले का जब पीरियोडिक टेबल डिस्कवर हुआ, ध्यान सुनना, तब तक बहुत सारे एडवांटेजेस हेनरी मोजले को मिल गए थे। जैसे कि उस समय तक सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हो गया था। बोले तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एक्सरे, गामा रेज, ये सारी चीजें डिस्कवर उस समय हो गई थी। और इसी चीज का फायदा किसने उठाया? हेनरी मोजले ने। तो अगर मैं अभी बोलूं, अभी तक का जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी तक हमने क्या सीखा है? मेंडली पीरियोडिक टेबल। इसी से डेफिनेशन बन सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में, जिसका नाम है हेनरी मोजले पीरियोडिक टेबल। आप सीधे बैठिए और ध्यान से सुनिए। हेनरी मोजले ने एग्जैक्टली वर्क क्या किया था, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट रखना है। हेनरी मोजले ने एलिमेंट्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट किया। क्या क्या किया बताओ? एलिमेंट्स थे, इन एलिमेंट्स के ऊपर किसका बम्बार्डमेंट किया? इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट किया। और एलिमेंट से निकलने वाले एक्सरेज को एनालाइज किया। किसको एनालाइज किया? एक्सरेज को। जब एलिमेंट्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट किया गया तो एक्सरेज निकल रहे थे। इस एक्सरे का एनालाइज किया। उन्होंने देखा कि अगर एक्सरे की फ्रीक्वेंसी न्यू है तो यहां पे इन्होंने एक लीनियर वेरिएशन पाया कि जब रूट ओवर फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे लिया गया विद एटॉमिक मास, तो जो कर्व मिला वो कुछ इस तरीके से कर्व मिल रहा था। लेकिन जब यहां पे फ्रीक्वेंसी एनालाइज किया गया एक्सरे का विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक नंबर, तो उनको एक लीनियर कर्व देखने को मिला। और यहां से तुरंत ही एक पीरियोडिक लॉ बनाया गया जो मेंडली पीरियोडिक टेबल से थोड़ा अलग था। इन्होंने क्या बोल दिया तुरंत ही कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट will be the periodic function of atomic number instead of atomic mass। और इस रिलेशन से इन्होंने क्या पाया कि जो रूट ओवर फ्रीक्वेंसी है ऑफ एक्सरे, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर रादर देन एटॉमिक मास। तो इस तरीके से हेनरी मोजले ने ये इक्वेशन दिया। ये इक्वेशन अपने को याद रखना है। तुमसे कोई पूछे कि हेनरी मोजले का पीरियोडिक टेबल या जो ग्राफ है वो किसके बीच में है, तो ध्यान रहे सिर्फ फ्रीक्वेंसी नहीं बोलना है। क्या बोलना है? रूट ओवर फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे, नॉट इलेक्ट्रॉन। व्हाट? एक्सरे विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? एटॉमिक नंबर। वही ग्राफ कैसा आएगा? लीनियर। ये ग्राफ लीनियर नहीं आएगा। और जब ये वर्क इन्होंने कर दिया तब यहां पे बोला गया कि अच्छा, ओवरऑल जो हम क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो एटॉमिक मास नहीं होगा। क्या होगा? एटॉमिक नंबर। और आपसे यहां पे एक नया डेफिनेशन बना के पूछा जाएगा, व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ यही है जो मैंने बताया। फिर से बोलो, क्या बोलोगे? फिजिकल एंड ऑफ द एलिमेंट्स, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। और ये वर्क करने के बाद हेनरी मोजले ने एक पीरियोडिक टेबल बनाया। इसका नाम क्या था? बोलो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और यहां से कहानी शुरू होता है। ध्यान से सुनना। तुमसे कोई पूछा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस बेसिस पे बनाया गया है, तो बोलना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक नंबर नहीं बोलना है। क्या बोलना है? बोलो। उन्होंने देखा कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बना सकते हैं। एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अरेंज करते हैं, याद करो एटॉमिक स्ट्रक्चर में 1s2, 2s2, 2p6। इन्होंने बेसिकली क्या किया, इन्होंने बोला कि हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ हम एनालाइज करेंगे। मतलब ओवरऑल स्टेटमेंट का बॉटम लाइन ये है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बेसिस पे। इन हाउ मेनी पीरियड्स? 7 periods। in how many groups? 18 groups। तो IUPAC कन्वेंशन के हिसाब से अब रोमन नंबर यूज नहीं किया गया, अब इंग्लिश डिजिट्स को यूज किया गया। 1 2 3 4 ऐसे 18 तक यूज किया गया। क्लियर? और इस पूरे पीरियड टेबल को ओवरऑल कितने ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया? 4 ब्लॉक्स में। क्या नाम दिया गया? S ब्लॉक एलिमेंट, फिर P ब्लॉक एलिमेंट, फिर D ब्लॉक एलिमेंट, फिर F ब्लॉक एलिमेंट।
तो तुमसे यही की पॉइंट हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस बेसिस बनाया गया है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे। कितने हॉरिजॉन्टल रोज में? 7, जिसको क्या बोलेंगे? पीरियड्स। कितने वर्टिकल कॉलम में? 18, जिसको क्या बोलेंगे? ग्रुप्स। और कितने ब्लॉक्स होंगे? 4 ब्लॉक। कौन कौन से? एस, पी, डी, एफ। क्वेश्चन है कि ये ब्लॉक कैसे डिसाइड किया? तो उन्होंने बोला कि सिंपल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में आ रहा है तो एस ब्लॉक एलिमेंट होगा। अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में आ रहा है तो पी ब्लॉक एलिमेंट होगा। डी में आ रहा है डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। एफ में आ रहा है एफ ब्लॉक एलिमेंट होगा। उन्होंने सिंपल बोला किसी भी एलिमेंट्स को हमें ऐसे सुपरफिशियल तरीके से कैटेगराइज करने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द गिवन एलिमेंट एंड यू विल फाइंड आउट कि ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने मान लो कि एटॉमिक नंबर 11 है, इसका लिखा 1s2 2s2 2 पे 6 3s1 आ गया, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां गया है? एस में। तो ये कौन सा ब्लॉक एलिमेंट होगा? एस ब्लॉक एलिमेंट होगा। और हर एक ब्लॉक एलिमेंट की अपनी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। उन्होंने देखा कि जो भी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे एस ब्लॉक में एंटर कर रहे हैं उनका कुछ अपना अलग ही कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल रहा है। कैसे? तो वो हमें समझ लेना है कि एस ब्लॉक की कुछ खास बात होती है, पी ब्लॉक की कुछ खास बात होती है, डी ब्लॉक का होता है और एफ ब्लॉक का होता है। तो पहले तो मैं आपको एक छोटा सा ब्लूप्रिंट दिखाना चाहूंगा। पूरा ड्रॉ करके नहीं देखेंगे क्योंकि अपने पास उतना समय नहीं है। हम वहां से रेफर कर सकते हैं फ्रॉम द एक्चुअल पीरियोडिक टेबल। अभी हम ड्रॉ करेंगे तो अपने पास काफी समय इधर जाएगा, इन्वेस्ट होगा, वो हम नहीं करेंगे। मैं आपको छोटा सा एक ब्लूप्रिंट दिखाऊंगा और उसके बेसिस पे मैं सारे एलिमेंट्स को जरूर बोलूंगा, लेकिन सारे एलिमेंट्स को हम यहाँ पे लोकेट करने की कोशिश नहीं करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो इन शॉर्ट, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक्स हैं? 4। कितने पीरियड्स हैं? 7। और कितने ग्रुप्स हैं? और हर एक ब्लॉक की अपनी अलग प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो हमें समझना है। तो देखो कैसे इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो पूरे पीरियोडिक टेबल को, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसको कुछ इस तरीके से बनाया गया जिसमें लेफ्ट मोस्ट साइड जो है उसमें 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2, और इसको क्या बोला गया? एस ब्लॉक एलिमेंट। इसमें कौन लोग कैटेगराइज होते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। फिर से ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक ये आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या आते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और फिर ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या आते हैं बेटा? पी ब्लॉक एलिमेंट। ध्यान से देखते रहना मैं क्या सिखा रहा हूं। ग्रुप नंबर 1 to 2 क्या है? एस ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप नंबर 3 to 12 क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट। 13 to 18 क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट। अब क्वेश्चन में ब्लॉक कहां गया सर? तो देखिए, अगर मैं पीरियड्स की बात करूं, पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा। यहां पे पीरियड नंबर 1 में सिर्फ 2 ही एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन जो फर्स्ट ग्रुप का होता है और हीलियम जो 18 ग्रुप का होता है। फिर पीरियड नंबर 2 में एस ब्लॉक भी होता है, पीरियड नंबर 3 तक एस ब्लॉक भी होता है और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स भी होते हैं, लेकिन डी ब्लॉक नहीं होता है। डी ब्लॉक कहां से स्टार्ट होता है? पीरियड नंबर 4 से। तो डी ब्लॉक में कौन कौन आएंगे बताओ? पीरियड नंबर 4 में डी ब्लॉक आएगा, पीरियड नंबर 5 में आएगा, पीरियड नंबर 6 में आएगा, पीरियड नंबर 7 में आएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? यहां डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। पीरियड नंबर 4 में जो थर्ड ग्रुप में सबसे पहला डी ब्लॉक एलिमेंट है उसका नाम क्या है? स्कैंडियम। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, यहां तक जिंक तक जाता है। कहां तक जाता है बेटा? जिंक तक। जो पीरियड नंबर 4 से शुरू होता है, इसी को 3D सीरीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3D सीरीज। पीरियड नंबर 4 में कहां शुरू होता है? 5 में एट्रियम से लेकर कहां तक जाता है? यहां पे लास्ट में कैडमियम तक। इसको बोलते हैं 4D सीरीज। क्या बोलते हैं? 4D सीरीज। फिर पीरियड नंबर 5 में आओगे, 6 में आओगे, तो 6 में कहां से कहां तक होता है? तो 6 में आप पाओगे कि यहां लेंथनम से लेकर के कहां तक होता है? इधर मर्क्यूरी तक। लेंथनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 57। लेकिन लेंथनम के बाद जो डस्ट एलिमेंट है हाफनियम, उसका एटॉमिक नंबर होता है 72।
तो 57 से लेके 71 तक गए कहां? तो बोला गया कि इस लेंथनम को जैसे तुम ओपन करोगे, क्या करोगे? ओपन करोगे तो 14 और एलिमेंट मिलेंगे। कौन मिलेगा? 14 और एलिमेंट मिले। कहां से कहां तक? 58 से लेकर के 71 तक। और इसको क्या नाम दिया गया? लेंथेनाइट। सिमिलरली नीचे आओगे पीरियड नंबर 7 में, तो यहां एक्टिनियम है। कौन है? एक्टिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 89 है। लेकिन जो यहां से शुरू होता है, इधर नेक्स्ट, यहां से जो शुरू होता है 104 से शुरू होता है, रदरफोर्डियम से शुरू होता है। किस होता है? रदरफोर्डियम से। मतलब कहां से कहां तक गायब है? 90 से लेकर के 103 तक। उसको क्या नाम दिया गया? एक्टिनियम या एक्टिनाइट्स नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? एक्टिनाइट्स, लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स। तो बेसिकली इस वर्क को किया था, इस वर्क जो मैं समझा रहा हूं आपको, उस वर्क को किया था ग्लेन टी सीबॉर्ज ने। किसने किया था? ग्लेन टी सीबॉर्ज। और इसी के ऑनर में जो एटॉमिक नंबर 106 है, इसको हम सीबॉर्जियम नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सीबॉर्जियम। ये किसका काम था? ग्लेन टी सीबॉर्ज का। अब ये एनसीईआरटी में लिखा है, इसलिए मुझे ये बताना पड़ रहा है इतना डिटेल में। तो तुमसे कोई पूछे लेंथेनाइट्स कहां से कहां तक होते हैं, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं एकदम क्लियर बताना, कहां से कहां तक होते हैं बोलो। तो बोलोगे 58 से 71, अभी सीखा। एक्टिनाइट्स कहां से कहां तक होते हैं? और इसी को यहां पे दो सीरीज में बना दिया गया। यहां पे रख दिया गया लेंथेनाइट्स को, यहां रख दिया गया एक्टिनाइट्स को। और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो तुमसे कोई पूछे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर क्या है? जो ग्रुप नंबर लेंथेनम का है, जो पीरियड नंबर लेंथेनम का है, वही किसका है? लेंथेनाइट्स का। वैसे तुमने क्या समझो ना कि 15 स्क्वायर बॉक्सेस हैं, उसको तुमने पुश कर रखा है। जैसे पुल करोगे, निकालोगे, तो और 14 निकलेंगे। लेंथेनम के बाद जो 14 निकलेंगे उसका नाम क्या होगा? लेंथेनाइड। एक्टिनियम के बाद जो निकलेंगे उसका नाम क्या होगा? एक्टिनाइट्स। तो लेंथेनम का ग्रुप नंबर क्या है? 3। पीरियड नंबर क्या है? 6। तो लेंथेनाइट्स का भी ग्रुप नंबर क्या होगा? 3। पीरियड नंबर क्या होगा? 6। एक्टिनाइट्स का ग्रुप नंबर क्या होगा? 3। और पीरियड नंबर क्या होगा? 7। सिंपल। और ये सभी कंफ्यूज रहते हैं कि सर लेंथेनम को यहां रखे हुए कि लेंथेनम को यहां रखोगे। तो देखो बेटा, मैंने लेंथेनम को यहीं रखा है, एक्टिनियम को मैंने यहीं रखा है, लेकिन लेंथेनाइट्स को कहां रखा है? नीचे। एक्टिनाइट्स को भी कहां रखा है? नीचे। और इस वर्क को किसने किया था? ग्लेन टी सीबॉर्ज ने। इसलिए इनको उस समय नोबेल प्राइज मिला था। ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स के एनालिसिस भी ग्लेन टी सीबॉर्ज ने किया था। तो हमें नए नए नाम देखने को मिल रहे हैं। तो इन शॉर्ट, इस जो ब्लूप्रिंट दिया मैंने आपको, मिनी पीरियड टेबल बना के दिया है, इसमें बताओ एस ब्लॉक कहां से कहां तक होते हैं? ग्रुप नंबर 1 से 2। पी ब्लॉक कहां से कहां तक होते हैं? पी ब्लॉक, एस ब्लॉक बोलो 1 से 2। पी ब्लॉक बोलो 13 से 18। डी ब्लॉक बोलो 3 से 12। एफ ब्लॉक बोलो 3 को ही बोलते हैं जिसमें लेंथेनाइट्स होते हैं और एक्टिनाइट्स होते हैं। कर लोगे? तो लेंथेनाइट्स में कितने एलिमेंट्स होते हैं बोलो? 14। फ्रॉम 58 टू 71। फ्रॉम 58 टू 71। एक्टिनाइट्स में कहां से कहां तक होते हैं? 90 से 103। ये भी आपको 14 देखने को मिलेंगे। तो टोटल तुमसे कोई पूछे नहीं, क्वेश्चन बहुत बढ़िया सवाल आया था कि ग्रुप नंबर 3 में कितने एलिमेंट्स होते हैं? तो सब आंसर देते हैं 4, और मैं आंसर दूंगा 32। तुमसे कोई पूछे ग्रुप नंबर 3 में कितने एलिमेंट्स हैं? 4 या 32? तो स्कैंडियम, एट्रियम, लेंथेनम, एक्टिनियम। लेंथेनम के अलावा कौन है? लेंथेनाइड। एक्टिनियम के अलावा कौन है? एक्टिनाइड। तो टोटल ग्रुप नंबर 3 में कितने लोग हैं? 32। ये सारे स्क्वायर बॉक्सेस अभी यहाँ पे पुश डाउन है, इनको अगर निकालोगे तो बहुत सारे लेंथेनाइड्स देखने को मिलेंगे। समझ में आया? अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक पे, प्रॉपर्टीज पे। तुमसे कोई पूछे एस ब्लॉक की प्रॉपर्टीज बताओ, तो चलो तुम लोग बताओ एस ब्लॉक की प्रॉपर्टीज क्या क्या जानते हो। सबसे पहले तो तुमसे कोई पूछे ग्रुप नंबर कहां से कहां तक होता है, तो क्या बोलोगे? चलो बताओ।
1 एंड 2। 1 का नाम अल्कली, जिसको रोमन नंबर में 1A लिख सकते हो। सेकंड का नाम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल, जिसको आप सेकंड A से बोल सकते हो। क्लियर? सेकंड आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या आता है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक ब्लॉक की प्रॉपर्टी में। तो एस ब्लॉक में अगर फर्स्ट ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में NS1 आएगा, और इसमें आएगा तो क्या क्या आएगा? NS2 आएगा। अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ सभी मेटल्स हैं कि नॉन मेटल्स, तो सभी के सभी क्या हैं? मेटल्स हैं। एंड ऑल कंपाउंड कैन फॉर्म विच बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड्स, एक्सेप्ट lithium and beryllium, some compounds of lithium and beryllium। लिथियम बेरिलियम के कुछ कंपाउंड को छोड़ के बाकी सभी लोग आयनिक बनाते हैं। इसी के अलावा सभी के सभी क्या हैं? वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। सभी के सभी किसकी तरह वर्क करते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं, जिसमें अल्कली वाले ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। किससे? अल्कलाइन से। ये मेन प्रॉपर्टी है एस ब्लॉक एलिमेंट का। तो फटाफट बताओ चलो। तो एस ब्लॉक एलिमेंट में कितने ग्रुप्स? 2, 1 और 1 का नाम अल्कली, 2 का नाम, दोनों मेटल्स हैं कि नॉन मेटल्स? सिर्फ मेटल्स हैं, है ना। और इसके अलावा क्या बने बोला? आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, और ये वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। खासकर अल्कली अल्कलाइन में कौन होता है? अल्कली। और तुमने पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? लिथियम। क्लियर? अब आते हैं पी ब्लॉक में। अब आते हैं बेटा पी ब्लॉक में। बताओ कहां से कहां तक होता है ग्रुप? बताइए। 13 से लेके 18 तक। अगर मैं 13, 14, 15, 16, 17, 18 लेता हूं, है ना, तो बताओ 13th में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो क्या आएगा लास्ट में? NS2NP1। इधर क्या आएगा? NS2NP2। इधर NS2NP3। इधर NS2NP4। इधर NS2NP5, और यहां NS2NP6। मतलब इन शॉर्ट NS में 2 तो होता ही है, NP में 1 से लेके 6 तक कुछ भी हो सकता है। अगर 1 है तो 13, 14, 15 ऑन सो ऑन। 13 किसको रिप्रेजेंट करता है? बोरॉन फैमिली को। किसको? बोरॉन फैमिली को। नाम बताना चाहोगे? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। नीचे जाओगे तो नियोनियम भी होता है। इधर आओ, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ध्यान से देखना जो मैं बनाने जा रहा हूं थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इधर बोलो 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बेसमथ। इधर बोलो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, है ना। 17th बोलो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। इधर बोलो तो ऊपर होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ये सब कहां से शुरू होता है? पीरियड नंबर 2 से कि पीरियड नंबर 1 से? पीरियड नंबर 2 से। देखो ऊपर लिखा है मैंने, पीरियड नंबर 2, 3, 4, 5, 6, है ना। 7 वाला हमने नहीं लिखा है। अब ऐसे देखो 9, 10th में होता है, मेरे पास अभी समय बहुत सारा होता, बैठ के यहाँ गाना गाता, बैगन, आलू, गाजर, थैला, है ना, ये सब करते रहना। तो अभी 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 वो वक्त नहीं है ना। हम अभी 12th के रिवीजन में चल रहे हैं, तो मैं अभी सिखाऊंगा कि बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, बहुत बुरा लगेगा। ऐसा कुछ कुछ तो होता ना, चौधरी सिंह जर्मनी से टिन लेड लाए, नाना पापा आंसू सब बीमार, ये सब गाना होगा, ये गाते रहना। और अभी 12th में ये उम्मीद है कि इतना तो याद होगा, नहीं तो याद करिए, बहुत बुरा लगेगा। 12वीं क्लास में आके अगर गाना गा रहे ना, बैंगन थाली याद कितना खराब लगेगा। ये नहीं करने का है। यहां से जो मैं सिखाने जा रहा हूं वो समझिए। जैसे पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर कहां से कहां तक होता है बेटा? 13 से 18। कहां से कहां तक? 13 से 18। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो NS2NP। ये वाले सारे के सारे क्या थे? मेटल्स। और पी ब्लॉक वाले मेटल्स भी हो सकते हैं, नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं, और मेटालॉइड भी हो सकते हैं, सेमी मेटल भी हो सकते हैं। वही मेटल जो 9, 10th में पढ़ते थे, शाइनिंग, लस्ट्रस सरफेस, डक्टाइल, मेलिएबल, फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। अब यहां पे ये सब नहीं करूंगा। मेटल्स पता है ना क्या होती है? मेटल्स कैरेक्टरिस्टिक डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होता है, लस्ट्रस सरफेस होता है।
नॉन मेटल्स होंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा सकते, हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, ये सब पढ़ा है। और जिस भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी इन दोनों के बीच में होगा क्या बोलते हैं, मेटलॉइड बोलते हैं या सेमी मेटल बोलते हैं। क्वेश्चन ये है कि अब हमें ठीक तरीके से जानना है कितने एलिमेंट्स इसमें से, क्योंकि क्वेश्चन अब आजकल बिल्कुल ही फोकस्ड सवाल आता है कि इसमें से कौन सा एलिमेंट नॉन मेटल है, इनमें से कौन सा एलिमेंट मेटलॉइड है। तो इसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट हुआ करता था। अब मैं बता रहा हूं कि नॉन मेटल्स कितने हैं। देखो नॉन मेटल्स 13 से लेकर के 17 के बीच में आते हैं। ये तो नोबल गैसेस हो गए, इनको तो हटा दो, ये तो नोबल गैसेस। मैं एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं जो सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करते हैं, उनकी बात कर रहा हूं। यहाँ पे 13 to 17 की बात कर रहा हूं, ये तो सारे नोबल गैसेस हो गए। तो इसका जो कोड है वो है 1 1 1 2 3 4। और जो मेटलॉइड है, सुनिएगा मैं बता रहा हूं, जो मेटलॉइड हैं वो शुरू होते हैं 14 से 17 तक होते हैं, और उसका कोड है 222 मतलब नॉन मेटल में 13 ग्रुप का एक एलिमेंट, 14 ग्रुप का एक एलिमेंट, 15 का 2 एलिमेंट, 16 का 3 एलिमेंट एंड 17 का 4 एलिमेंट। ये क्या है, नॉन मेटल है। 1 1 2 3 4। नॉन मेटल को दिमाग में फिक्स करो, नॉन मेटल कहां से कहां तक होते हैं, ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 17 तक। कोड क्या रखोगे, 1 1 2 3 4। तो 1 1 2 3 4 को रिलेट कर सकते हो। मेटलॉइड क्या 13 में होता है क्या, मेटलॉइड कहां में होता है 14 से कहां तक 17। कोड क्या बताया 222 2221। मतलब इसके कितने लोग, 2 लोग, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये मेटलॉइड है। आर्सेनिक, एंटीमनी मेटलॉइड है। टेल्यूरियम, पोलोनियम मेटलॉइड है। एस्टाटाइन क्या है, मेटलॉइड है। हालांकि पोलोनियम पे एक स्टार लगा है, इसको हम टिपिकल मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिपिकल मेटल। कुछ प्रॉपर्टीज किसकी तरह रहती हैं, मेटल्स की तरह रहते हैं। पोलोनियम को टिपिकल मेटल भी बोला जाता है। आज की क्लास इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अब जब तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल, तो आप उस समय तुक्का मारने पे जाते हो। इनफैक्ट बहुत सारा कंफ्यूजन खुद एनसीईआरटी में ही है। कहीं कहीं 9th 10th में देखोगे तो बोरॉन को उन्होंने जल्दीबाजी में क्या बोलना सीखा है, मेटलॉइड। 11th 12th में वही बोरॉन क्या हो गया है, नॉन मेटल। पोलोनियम में मैंने क्या समझाया, मेटलॉइड। और पोलोनियम साथ में भी क्या है, मेटल। तो ये सबसे बड़ा दुविधा है कि हम इसको बोलें क्या। इसलिए आज मैं फाइनल टच दे रहा हूं कि आप इसको ध्यान से देखना कि हमें बोलना क्या है, अपने को कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए 1% भी। तो चलो इसको बिना देखे बताओ, नॉन मेटल कहां से कहां तक होते हैं, 13 से 18। कोड बताओ, सॉरी 13 to 17। कोड बताओ 1 1 2 3 4। क्लियर हो गया। मेटलॉइड कहां से कहां तक होते हैं, 14 से 17। कोड क्या होता है 222। और 222 का मतलब याद रखना है ना, ऐसा नहीं शॉर्टकट को याद करने के लिए शॉर्टकट क्या कर रहे हैं, याद तो रहेगा ना कि ये 1 1 2 3 4 क्या है, ये पता होना चाहिए। तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन और पी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज। पी ब्लॉक की कुछ और भी प्रॉपर्टीज होते हैं। ये इनके कुछ कंपाउंड आयनिक भी बनाते हैं और ये कोवैलेंट भी बनाते हैं। दे कैन फॉर्म आयनिक एज वेल एज कोवैलेंट बॉन्ड्स। इनमें से कुछ एलिमेंट्स, सम एलिमेंट्स कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। हालांकि ये प्रॉपर्टी खासकर डी ब्लॉक की है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स इसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। जैसे एग्जांपल आपके सामने क्लोरीन है जो -1 से लेकर के कहां तक कर है, +7 तक। तो ये कुछ पी ब्लॉक की खास प्रॉपर्टीज हैं जो देखने को मिलेगा। क्लियर। अब आते हैं डी ब्लॉक में। अब आते हैं डी ब्लॉक में। अब डी एंड ए ब्लॉक हमने 12th में ही पढ़ा है, तो कुछ प्रॉपर्टीज के साथ आप मदद करिए, बताइए डी ब्लॉक में कहां से कहां तक होता है, ग्रुप बताइए।
3 से लेकर के 12 तक, ठीक है ना? कहां से कहां तक? 3 से लेकर के 12 तक। अब इसमें अगर मैं लिखूं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, दुविधा यहां है, रोमन नंबर में इसको क्या बोलते हैं? 3B, 4B, 5th B, 6th B, 7th B, इधर 8B, 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 ये तीनों में ही 8B, 8B, 8B होते, यही 3 लोग हैं जो मैंडली में एक साथ हुआ करते थे, याद करो। तो यहां पे इसको ओपन कर दिया गया, इधर फर्स्ट B, सेकंड B, और वहीं P ब्लॉक में 13, 14, 15, 16 में आओगे तो 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A नहीं होता है, वो जीरो ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? जीरो ग्रुप। तो यहां पे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं बेटा, देखिएगा ध्यान से, तो मैंने अभी समझाया आपको कि पीरियड नंबर 4 से शुरू होता है ना? क्या होता है सबसे पहले इसमें? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, फ्रॉम 21 टू 30। पीरियड नंबर 5 के जो एलिमेंट्स है डी ब्लॉक में, इसको 3D सीरीज बोलते हैं, इसको 4D सीरीज बोलते हैं। क्या था? एट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीटियम, रुदेनियम, रोडियम, देख लेना ढंग से, तुम बता रहे हो मैं लिख रहा हूं, पैलेडियम, फिर सिल्वर, नाइस। यहां से कहां शुरू होता है? 39 से लेकर के कहां तक? 48। नाउ पीरियड नंबर 6, 5D, बोलो, लेंथेनम, स्टार लगा वाला पॉइंट है, 57 तो इसका है, लेकिन ऑलरेडी 58 से 71 यहाँ पे हो जाएगा, तो फिर क्या आएगा इधर? हाफनियम 72, फिर टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, मर्क्यूरी, 80 तक। ठीक है, इसका हमने शॉर्टकट से याद करा था ना, ला, हफ्ता, ताऊ, वरना, रेयान और इरफान पीटेंगे और हंसेंगे, ऐसा कुछ हमने बकवास किया था, उस बकवास के थ्रू इसको याद रखना है। बकवास शब्द इसलिए बोल रहा हूं, अब तो याद होना ही चाहिए। और इसको ओपन करोगे तो कितने और लोग निकलेंगे? 14। उन लोगों का नाम क्या है? कहां से कहां तक? 58 से 71। 58 वाले का नाम सेरियम और 71 वाले का नाम लुटेटियम। गलती से लेंथेनाइड्स में लेंथेनम को इंक्लूड नहीं करना है, समझ में आया क्या? पीरियड नंबर 7 भी हम लिख सकते थे, अभी अपना वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है, वो डी एंड एफ ब्लॉक में हमने किया है कि पीरियड नंबर 7 में सेम काम हो जाएगा। एक्टिनियम, एक्टिनियम कहां तक होगा? एक्टिनियम में खुद होगा 89, और ये कहां से कहां तक कवर करेगा? 90 से 103। तो इधर वहां से क्या आएगा यहाँ पे? रदरफोर्डियम 104, फिर डबनियम 105, फिर सिबॉर्जियम 106, सही है, फिर बोरियम 107, फिर हेसियम, मिटनेरियम, डर्मस्टेडियम, कॉपरनीसियम, इस तरीके से वो चलता है 101 से 110 तक। याद होना ही चाहिए, वो अभी मैं करा दूंगा। ओके, ठीक है, ये हो गया डी ब्लॉक एलिमेंट। अब यहां तो समझ में आ गया सर, ग्रुप नंबर 3 से 12 होगा, ये एलिमेंट्स का नाम है। अब वैसे चलिए बताइए कि अगर आपसे कोई पूछे बेटा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या आएगा? NS2, क्या आएगा? NS2। हालांकि NS2 को एक दो लोग फॉलो नहीं करते हैं, आपको बताया है, क्रोमियम, कॉपर, इसलिए हमें लिखना पड़ेगा NS122, और फिर N-1D में 1 से लेके 10 तक। मतलब अगर 3s यहाँ पे 4s लिखोगे तो क्या आएगा? 3D, 5s लिखोगे तो 4D, 6s लिखोगे तो 5D। और इनको, इन सब को, और इसको फॉलो नहीं करता है पैलेडियम, ध्यान रहे,
पैलेडियम इसको फॉलो नहीं करता है, उसका होता है 5s0 4d10। और तुमसे कोई पूछे पैलेडियम का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, देखो ये लिखोगे ns0 n-1d10। पैलेडियम इसको फॉलो नहीं करता है। समझ में आया? इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलावा यहां पे दे आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं इनको? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। व्हाई? बिकॉज दे हैव incompletely filled d orbital. What? Incompletely filled d orbital. That's why they are called transition elements. But there is an exception of this trend. और वो कौन कौन से हैं? जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी। इसका लोगे तो क्या आएगा? कॉपर, नीसियम। क्योंकि इन सब में 3d10, 4d10, 5d10, 6d10 आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, लेकिन इनको छोड़ के। और इसके अलावा तुम बताओ कैरेक्टरिस्टिक जो इनका होता है डी ब्लॉक का, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? दे कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दे कैन यूज्ड एज कैटलिस्ट, है कि नहीं? इसके अलावा ऑस्मियम कितना होता है? +8 मैक्सिमम। मैग्नीज मैक्सिमम कितना शो करता है? +7। क्रोमियम मैक्सिमम +6। और ये सभी के सभी मेटल्स हैं कि नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं? तो ऑल आर मेटल्स, ये सभी के सभी मेटल्स होते हैं। तो अगर मैं आपसे एक कॉमन सवाल पूछूं, एफ ब्लॉक पढ़ा के पूछूंगा, अभी नहीं पूछूंगा। यहां लिखते हैं एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक का ग्रुप तो कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, ग्रुप क्या हो गया? 3। मोरओवर हम ये जरूर लिख सकते हैं सीरीज। कितने सीरीज हो सकते हैं बेटा? 2। कौन कौन से? लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स। लेंथेनाइट्स कहां से कहां तक होते हैं बेटा? 58 से 71। इधर बोलो 90 से 103। 90 वाले का नाम बोलिए फटाफट। थोरियम। वेरी गुड। 103 वाले का नाम लॉरेंसियम। अब ये पूछने के बाद मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछूंगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे, ध्यान सुनना। ns2 इसमें कंफर्म है, ns2 सही है। फिर n-1d 0 to 1, n-2f 1 to 14। अगर 6s से शुरुआत करते हो तो 6s2 आएगा। 6s किसके लिए आएगा? लेंथेनाइट के लिए, हाँ या ना? 6 पीरियड का है। एक्टिनाइट की शुरुआत कहां से होगा? तो मतलब लेंथेनाइट का अगर खासकर मैं लिखना चाहूं, लेंथेनाइट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या लिखूंगा बोलो? 6s में 2 होगा, 5d में 0 से 1 होगा, और 4f में 1 to 14 होगा। एक्टिनाइट में लिखने जाएंगे तो 7s2, 7 पीरियड है ना, तो n = 7 हो जाएगा। फिर यहां पे 6d में 0 to 1, और फिर 5f में 1 to 14। आपको मैं बता दूं और बता चुका हूं कि एक्टिनाइट्स के सारे लोग क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव। इनमें से मोस्ट ऑफ देम आर मेन मेड एलिमेंट। बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं और बहुत नैनोग्राम की क्वांटिटी में बनाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द एक्टिनाइट्स, खासकर में एक्टिनाइट कहां से कहां तक होता है बेटा, जल्दी बोलिए? 90 से लेके 103 तक। जो हैवीएस्ट अकरिंग नेचुरली एलिमेंट है, हैवीएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है, वो कौन है? यूरेनियम। तो नेचर से आपको जो मिला है वो 92 तक ही है। 92 के बाद जो बनाया गया वो सिंथेटिक एलिमेंट है, बहुत कम नैनोग्राम के अमाउंट बनाए जाते हैं और शॉर्ट लिव्ड होते हैं, बहुत कम उनका हाफ लाइफ टाइम या उनका टाइम जो है बहुत कम होता है। और आपको सिखा चुका हूं कि लेंथेनम के सारे लोग नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं एक्सेप्ट पीएम। पीएम बोले तो प्रोमीडियम। तो ऑल लेंथेनाइट्स आर रेडियो एक्टिव, गलत बात है। ऑल एक्टिनाइट्स आर रेडियो एक्टिव, सही बात है। ऑल एक्टिनाइट्स आर आर्टिफिशियल, ऑल एक्टिनाइट्स नहीं, ओनली फ्यू एलिमेंट्स या फ्यू एक्टिनाइट्स आर सिंथेटिक या आर्टिफिशियल। क्लियर है? तो लेंथेनाइट्स जो हैं वो रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं, सिर्फ एक उसका एलिमेंट है, उसका नाम क्या है? प्रोमीडियम। वो कैसा होता है? रेडियो एक्टिव। और इनको हम क्या नाम देते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो तुम देख रहे हो तुम्हारा एक चैप्टर रिवाइज नहीं हो रहा है, तुम्हारे बेसिक 2 चैप्टर रिवाइज हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से सीखते रहना है। और जस्ट जय मैंने पढ़ाया
शाम को जाके वापस इसको देख लेने का। इसमें एज सच लिखने के नाम पे कुछ नहीं है, जो बोला वो उसको एक बार जल्दी जल्दी देख लो, चाहे 2x पे 1 पॉइंट जो भी आपका लगता है, और सीधा सीधा PYQ सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट फॉर ब्लॉक केमिस्ट्री, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ऐसे चैप्टर्स के लिए ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस 2 चैप्टर करना होता है, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्योंकि उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको बस इस पे ध्यान रखना है। ये हो गया। और इसमें भी सारे मेटल्स होते हैं कि नॉन मेटल्स? तो ऑल आर मेटल्स। अब मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, तुम फटाफट बताओ। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल आर मेटल्स। देख क्या रहे हो, बोलो। ट्रू या फॉल्स? एंड नॉन मेटल्स लाइज राइट मोस्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सही है। जितने भी नॉन मेटल कहाँ जाएंगे? राइट मोस्ट में। और लेफ्ट मोस्ट में क्या होगा? मेटल्स होंगे। नीचे भी क्या होगा? मेटल्स। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स क्या हैं? मेटल्स हैं। इस तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल समाप्त होता है। अब इसी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया था बोर साहब ने, बरी साहब ने। तो बोर बरी ने इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का मॉडिफिकेशन किया और उसका नाम रखा गया लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अल्ट्रा मॉडर्न रख नहीं सकते थे, मॉडर्न के बाद तो क्या आएगा, है ना? अल्ट्रा मॉडर्न जैसी कोई चीज नहीं होती है। सुन रहे हो? सिर्फ डेफिनेशन है इसमें। अभी तो जो चल रहा है वो क्या हुआ है वो मैं समझा रहा हूं। आपके सामने जो पीरियोडिक टेबल है मैंने ड्रॉ ही कर दिया, लगभग पीरियोडिक टेबल लगभग ड्रॉ ही हो गया, सिर्फ उसको हमने एक साथ नहीं रखा है। अब क्या मॉडिफिकेशन किए थे मैं सिर्फ बोल दे रहा हूं, आपको सिर्फ सुन लेना है। बोरबरी साहब ने बोला, पहला पॉइंट, S ब्लॉक एलिमेंट एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स आर क्यूमुलेटिवली कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या नॉर्मल एलिमेंट्स। हालांकि एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूं यह डेफिनेशन उतना ट्रू नहीं है। S block elements and P block elements except inert gas are called representative elements. S block element and P block element except inert gas are called representative elements या normal element. Second point, D block elements are called transition elements. And third point, F block elements are called inner transition elements. And fourth modification जो बाद में किया गया है बहुत लेटर, कि हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में नहीं रखना है, हाइड्रोजन have some specific position in the middle of the periodic table। ये है हाइड्रोजन की जगह। तो अभी जो आप करंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल देख रहे हो उसी को लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। इसमें इधर S ब्लॉक है 1 to 2, 3 से 12 तक D ब्लॉक है, और 13 से लेकर के 18 तक P ब्लॉक है, और नीचे लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स जो हैं वो F ब्लॉक है। बस मुझे अब उम्मीद है कि ये ध्यान रखना, लेंथेनाइट्स कहां से कहां तक हो सकते हैं बोल पाओ। लेंथेनाइट्स का ग्रुप लेंथेनम वाला ही होता है, पीरियड लेंथेनम वाला ही होता है। एक्टिनाइट्स का ग्रुप एक्टिनियम वाला ही होता है, ग्रुप ऑफ पीरियड भी एक्टिनियम वाला ही होता है। ग्रुप नंबर 3 में स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनम प्लस लेंथेनाइट, एक्टिनियम प्लस एक्टिनाइट्स, ये होते हैं, जिसको टोटल मिला के कितना नंबर बताया मैंने? 32। बेइज्जती नहीं कराना है। इतना सब पढ़ाने के बाद भी तुमसे कोई पूछे लेंथेनम को डी ब्लॉक में क्यों रखा है और तुम बोलोगे ये नहीं पता, क्योंकि हमने जो एलिमेंट्स को रखा है किस बेसिस पर रखा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे। तो जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा वो डी ब्लॉक एलिमेंट ही होगा। हालांकि इस ट्रेंड को भी फेल करने का एक एलिमेंट है जिसका नाम है थोरियम। थोरियम जो है उसका लास्ट डी में जाता है, लेकिन वो एक्चुअली एफ ब्लॉक एलिमेंट है। क्लियर? अब चलते हैं, यहां पीरियोडिक टेबल समाप्त हो गया। अब एक छोटा सा टॉपिक है IUPAC नेमिंग ऑफ हेवियर एलिमेंट्स। IUPAC नेमिंग ऑफ हेवियर एलिमेंट, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जिसका भी एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है उसका IUPAC ने कुछ नेम रिकमेंड किया था। आफ्टर दैट उस सारे के सारे एलिमेंट्स को हमने फिर साइंटिस्ट के ऑनर्स के साथ बदल दिया। जो भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें हमने उनको रिप्लेस कर दिया। जैसे
वहां बोला गया था कि अगर आपके सामने नंबर 0 आया तो IUPAC नेम जो आप प्रीफिक्स या सफिक्स यूज करोगे, वो होगा निल। 1 के लिए अन, 2 के लिए बाय, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए एन। विद द एब्रीवेशन समझते हो? शॉर्ट फॉर्म इसका होगा NUBTQPHSOE। जैसे अगर एटॉमिक नंबर 101 है बेटा, और अगर आपको IUPAC नेम लिखना है तो आप जितने भी प्रीफिक्स हैं उसको लिखिए एंड साथ में IUM लगा दीजिए, EM लगा दीजिए। जैसे Z101 एटॉमिक नंबर 101 है, अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखूंगा तो क्या नाम होगा? बोलो। 1 का नाम अन, निल, अनियम, अन, निल, अन और IUM लगा दिया, अन, निल, अनियम हो गया। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया? सिंबल क्या हो गया? UNU। तो आप बहुत पुराने पीरियड टेबल देखोगे तो अभी भी UNU, UNB, UNQ ऐसा देखने को मिलेगा। अगर मैं 102 ले लूं बेटा तो क्या आएगा? बोलो। अन, निल, बायम। क्या बोलेंगे इसको? UNB। मॉडर्न डे में इसका नाम क्या है? मेंडेलिवियम। 101 को मेंडली साहा के नाम पे ऑनर देते हुए नाम रख दिया गया मेंडेलिवियम। सिमिलरली नोबेल साहब के नाम पे नाम रख दिया गया इसका नोबेलियम। 103 अन, निल, ट्राइयम, उसका नाम रख दिया गया लॉरेंसियम। 104 इसका नाम हो गया अन, निल, क्वाडियम, UNQ, है ना? इसको नाम कर दिया गया रदरफोर्डियम। क्या कर दिया गया? रदरफोर्डियम। 105 अन, निल, पेंटियम, क्या नाम रखा गया इसका? डबनियम। और दिस डबनियम, डुबनियम लिखते हैं लेकिन पढ़ते डबनियम है। 106 क्या नाम होगा? अन, निल, हेक्सियम, क्या बोलते हैं इसको? सिबॉर्जियम। ये समझ में आ रहा है? कुछ करना नहीं, समझ ये क्या समझना है? ये याद करना है। इसमें तो क्या है, ये सिर्फ ये पता होना चाहिए। हाँ, गलती से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का IUPAC मत लगा देना बच्चों कि यहाँ हेक्स लिखा है, यहाँ हेप्ट लिख दिया और दोनों का HH लिख दिया। तो यहां दोनों का HH नहीं हो सकता, समझ रहे हो? इधर बोलो। 107 अन, निल, सेप्टियम, क्या बोलेंगे इसको? बोरियम। नेक्स्ट 108 अन, निल, ऑक्टियम, इसका नाम होगा हैसियम, क्या बोलते हैं इसको? हैसियम या हैजियम। 109 अन, निल, एनियम, इसको बोलते हैं बेटा मेटनेरियम, क्या बोलते हैं? मेटनेरियम। एंड 110 यू अननीलियम, UUN, इसका नाम हो जाता है डर्मस्टेडियम। क्या बोल नाम दिया मैंने? डर्मस्टेडियम। तो क्या है इसका नाम? मेंडेलिवियम। नेक्स्ट नोबेलियम, लॉरेंसियम, रदरफोर्डियम, डबनियम, सिबॉर्जियम, फिर बोरियम, हेजियम, मेटनेरियम, डर्मस्टेडियम। तो ये तो बिल्कुल नेसेसिटी है, याद होना चाहिए। इसके साथ जेनेसिस समाप्त होता है। कल मिलते हैं और कल क्या सीखेंगे? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। एक साथ वो पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है?